चार्ल्स सोबराज है, पहले उनसे फ्रेंडशिप करता है, फिर उनको नशीली कोई चीज़ खिलाता है, फिर उनको लूट लेता है और अगर वो इसके कब्जे में नहीं आती तो मार भी देता है। तो इसलिए इसको बिकनी किलर कहते थे। वैसे महिलाएं ऐसा, मतलब इसमें मैंने पढ़ा, जिक्र हुआ कि महिलाएं बच्चा पैदा करने जेल में जाती थी, वो क्या है? झुग्गी झोपड़ी की जो महिलाएं हैं उनमें ऐसा एक वो था कि अगर बच्चा जेल में पैदा होगा तो लड़का होगा। कई लोग होते हैं फांसी से रंग पीला हो जाता है या फांसी से पहले ही अर्धमरे हो जाते हैं, पर वो बंदा कहने का नहीं, मैं आपके साथ ना बात करना चाहता हूँ। तो हमने कहा यार बात करने का टाइम नहीं है। फिर उसने ना गाना गाना शुरू कर दिया, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। ये बहुत पुराना गाना है, संजीव कुमार की फिल्म थी, बहुत फिल्म चली थी, ये गाना भी बड़ा मशहूर, बादल फिल्म का। बादल फिल्म का। सुनील बत्रा काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था। ये मैंने पहला एक सुनील बत्रा ऐसा देखा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जेल में काट के गया, जेल से उसने LLB की, जेल से LLB की, उसके बाद जेल से जब छूटा ये वकील बन गया, यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। और उसके बाद इसको कुछ नशे की, बाहर जाके नशे की वो पड़ गई, लत पड़ गई, तो ये इसने नशा करना शुरू किया। फिर एक NDPS के केस में फिर दोबारा जेल में, नशे के केस में जेल में आ गया था। मैं तो आपको ये कहूँगा कि VIP सुविधाएँ जो हैं, जो भी पैसे वाला होगा, जो भी इन्फ्लुएंशियल होगा, जो भी गैंगस्टर होगा, VIP फैसिलिटीज उनको मिलती रही हैं और मिलती रहेंगी। मेरे हाथ में एक किताब है, ब्लैक वारंट, तिहाड़ जेल के जेलर की इनसाइड स्टोरी। इसमें जो तिहाड़ जेल है उसकी हज़ारों कहानियां हैं, इस किताब में उसका जिक्र है। इसमें बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स सोबराज का किस्सा है, रंगा बिल्ला की कहानी है, इंदिरा गांधी के हत्यारों की कहानी है। सब पर हम आराम से बात करेंगे, इस पर विस्तार से समझेंगे। इस किताब को लिखा है एक्स जेलर रहे हैं तिहाड़ के सुनील गुप्ता जी, उन्होंने इस किताब को लिखा है। उन्हीं से हम समझेंगे कि जो तिहाड़ जेल है उसका काला चिट्ठा आज पूरी तरह से उनकी ही ज़ुबानी हम खोलेंगे। जो इस किताब में जितनी भी कहानी है, किस्से हैं, सब कुछ जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुरू से ही एकदम बात करते हैं, चार्ल्स सोबराज से आपकी जब पहली बार मुलाकात हुई थी? चार्ल्स सोबराज काफ़ी, जब मैं गया हूँ 81 में मैंने ज्वाइन किया, तो उससे पहले काफ़ी पहले से था जेल में। तो मुझे याद है, मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पद का जो है, मैंने वो उसका भार लेना था, संभालना था। तो जब मैं वहाँ गया तो ये हमारा दिल्ली का पहला बैच था जो हम आ गए थे। उस टाइम पे पंजाब, हरियाणा, UP यहाँ के ऑफिसर थे जो जेल को चला रहे थे। तो मुझे किसी ने बताया था कि दे आर नॉट हैप्पी कि दिल्ली वाले आके तिहाड़ जेल को टेक ओवर कर रहे हैं फ्रॉम देम। और ऐसा मेरा फिर एक्सपीरियंस भी है वाकई कि दे वर नॉट हैप्पी। तो मैं जब गया वहाँ ज्वाइन करने के लिए, तो सुपरिटेंडेंट जो थे वहाँ पे, BL विज थे, मुझे नाम याद है, उन्होंने मेरे पूछा कि आप कैसे आए हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे आपका ऑफ़र लेटर आया है, तो इसके लिए मैं आया हूँ। कहते हैं यहाँ तो कोई वैकेंसी नहीं है। मैंने कहा आपका ऑफ़र लेटर आया है, इसके जवाब में मैंने एक्सेप्टेंस दी थी, तो आप कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है। कहते नहीं, यहाँ ये तो ऑफ़र लेटर तो चला गया होगा, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। तो मैं रेलवे से रिज़ाइन दे के आया था। रेलवे से जो रिज़ाइन दिया था, काफ़ी अच्छी पोस्ट थी और बड़ा मुश्किल से रिज़ाइन दिया था, वो रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे नीचे से धरती खिसक जाती है कि ये कहाँ पे मैं आ गया। तो फिर मैं बाहर जाके बैठ गया। थोड़ी देर मैंने कहा कुछ मैं टेंट्रम प्ले करता हूँ। तो मुझे पता लगा कि काफ़ी सारे ऑफिसर जो हमारे साथ हमारे बैच में थे, काफ़ी सारे ऑफिसर ऐसे थे जो कि बड़ी हाईली उनकी पहुंच थी, इसीलिए वो आए थे। तो मेरी तो कोई पहुंच थी नहीं। तो उन दिनों में जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता तो NCERT की किताबें आती थी, तो उस पर जो फॉरवर्ड जो लिखा होता था वो कोई RP सिंगल होते थे, उनका था, क्योंकि हमारा गोत्र भी सिंगल था। वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, RP सिंगल जो है। तो मैं फिर अंदर गया उनके पास। मैंने कहा सर आपको फ़ोन आया होगा RP सिंगल साहब का। कहते कौन है RP सिंगल साहब? मैंने कहा वो IAS हैं और ये इसके CBSE के वो जो है सेक्रेटरी हैं। तो समझ गए भाई इसकी भाई की भी पहुंच है। पर फिर मैं बाहर जाके बैठ गया। तो उसके बाद मैं अभी बैठा था बाहर, तो एक शक्ल मुझे नज़र आई, क्योंकि मैं बैठा था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और जेल दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। इतने में मुझे एक शक्ल नज़र आई, उसने सूटेड बूटेड जवान ऑफिसर था, कोई टाई वगैरह लगाई हुई थी। मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो मैं उसको देख के खड़ा हो गया।
तो जो मैं उसको देख के खड़ा हुआ तो वो समझ गया ये कोई नया आदमी है। आर यू न्यू? मैं कहा या आई एम न्यू। सो कहता एट व्हाट पोस्ट यू आर ज्वाइनिंग? आई से आई एम न्यू रिक्रूट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। कहते ओ, तो देन मैंने सोचा शायद वो ऑफिसर है, कुछ ऐसे वो लेने राउंड लेने आए होते हैं। तो उसको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे, तो कहते वाई यू आर सिटिंग हेयर? तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को ऑफर लेटर तो दे दिया है, पर जो ज्वाइनिंग लेटर है वो ये ले नहीं रहे हैं। अच्छा। कहते ओके ओके यू वेट हेयर। और थोड़ी देर में वो एक सुपरिटेंडेंट का साइन किया हुआ लेटर लेके आ गए, जिस पे ये लिखा हुआ था कि आपको जेल की ऑफिशियल स्ट्रेंथ के ऊपर लिया जाता है एज ए ASP, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं जब उनको देख रहा तो मेरे को लग रहा था ये शक्ल देखी हुई है। अब क्या शक्ल देखी हुई, कौन है, ये नहीं पता लग रहा था। फिर मुझे बाद में पता लगा, 2-3 दिन के बाद, मेरे लिए तो वो एक फरिश्ता बन के आया कि जिसने जो मेरा काम इन्होंने 2-3 दिन तंग करना था उसने एकदम करवा दिया। मुझे बाद में पता लगा कि ये चार्ल्स सोबराज है, जिसके बारे में हम अखबारों में पढ़ते थे, या जिसके बारे में हम उन दिनों में टीवी तो इतना वो नहीं, खाली दूरदर्शन होता था, तो जिसके बारे में हम इतना सुनते थे, मुझे बाद में पता लगा ये वो ऑफिसर है। तो उसने मेरा काम करवा दिया, तो मैंने थैंक्स वगैरह किया और आराम से मैंने ज्वाइन कर इसमें लिया। एक चीज़ और थोड़ा सा जानूंगा कि चार्ल्स शोबराज को बिकनी किलर क्यों कहा जाता था? वो पूरा कहानी क्या था, कैसे वो बिकनी किलर बना? देखिए, चार्ल्स सोबराज जो है, उसकी अगर आप पर्सनैलिटी देखते, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी उसकी। अंग्रेजी फराटे से बोलता था, हिंदी भी समझ सकता था, और जिस तरीके से सूटेड बूटेड वो रहता था, तो वो एक अलग ही उसकी पर्सनैलिटी जो है उसमें झलकती थी। ये इसका जो मेन, ये इसके जो क्राइम का फील्ड था वो था गोवा। ओके। गोवा में मैंने वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर रहे थे उनसे मेरी बात हुई थी। गोवा में क्या होता था कि वहाँ पे जैसे विदेशी लड़कियाँ आती थी तो ये उनसे दोस्ती करता था। पहले लड़कियों से जो अकेली आती थी उनसे दोस्ती करता था। दोस्ती करके उसके बाद ये उनको डिनर पे बुलाता था। अच्छा। डिनर पे बुला के उनको कोई ऐसी नशीली चीज़ खिला देता था और ये उसका मिसयूज़ करता था, रेप करता था। रेप करने के बाद ये क्या करता था, उनको लूट लेता था। और कई बार तो जो है वहाँ पे अर्ध नंगी लाशें वगैरह उसकी गोवा की बीच वगैरह पे मिली, जैसा कमिश्नर बता रहे थे। तो बाद में पता लगा कि चार्ल्स सोबराज है, पहले उनसे फ्रेंडशिप करता है, फिर उनको नशीली कोई चीज़ खिलाता है, फिर उनको लूट लेता है, और अगर वो इसके कब्जे में नहीं आती तो मार भी देता है। तो इसलिए इसको बिकनी किलर कहते थे। अच्छा, बहुत सारे क्राइम्स हुए थे? बहुत सारे क्राइम में ये इन्वॉल्व था। अच्छा, या एक चीज़ और था, इस किताब में जिक्र है कि जो होम मिनिस्टर थे उस दौरान ज्ञानजेल सिंह, वो मिलने गए थे या कुछ ऐसा था? देखिए, क्या था कि जब चार्ल्स सोबराज जेल में था, हमारे बैच में से ही कुछ ऑफिसर थे जो कि प्रेस को बाहर चीज़ें बताते रहते थे। तो प्रेस के लिए चार्ल्स सोबराज तो बड़ा हॉट टॉपिक होता था। कोई भी चार्ल्स सोबराज की खबर मिलती थी तो वो एकदम छाप देते थे। तो मुझे याद है, इंडियन एक्सप्रेस में उन दिनों में हमारी बड़ी खबरें छपती थी, और हम कहते थे इंडियन एक्सप्रेस को तिहाड़ एक्सप्रेस ही कहते थे, क्योंकि उसकी फ्रंट पेज पे कुछ ना कुछ खबर तिहाड़ के बारे में होती थी। तो रोज़ जब कोई ना कोई खबर आती थी, तो क्योंकि उस टाइम पे जेल जो है ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती थी। ओके। वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन होते थे इसके ऊपर। एक आर्टिकल ये आया कि तिहाड़ जेल इज बीइंग रूल्ड बाय चार्ल्स सोबराज। अरे बाप रे। जब इतनी बड़ी बात हो जाए तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन वगैरह उठे, तो इन्होंने पार्लियामेंट को एश्योर किया कि मैं खुद पर्सनली जाके देख के आऊँगा, और फिर मैं आपको पार्लियामेंट को मैं बताऊंगा कि इस खबर में क्या सच्चाई है। इस खबर के आने के कोई 3-4 दिन के बाद जो है, मैं ड्यूटी ऑफिसर था। ड्यूटी ऑफिसर का मतलब ये होता है कि आपने जो भी जेल में आ रहा है, जो भी जा रहा है, सब चीज़ पे आपने वॉच रखनी है, कोई गलत आदमी अंदर ना आ जाए या गलत आदमी बाहर ना निकल जाए। तो मैं वहाँ ड्यूटी ऑफिसर था, इतने में मेरे पास एक सिपाही आया। तो वो कहने लगा, सर बाहर कोई खड़े हैं, सरदार जी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मैं होम मिनिस्टर हूँ इंडिया का, तो मैं उनको अंदर आने दूँ। तो मैं बिल्कुल नया था, उस 3 या 4 महीने की मेरी नौकरी थी। तो पर इतना तो मैं भी समझता था कि अगर होम मिनिस्टर आया तो उसका ये
उसके डोमेन में सब चीज़ आती है। तो मैंने कहा अरे बिल्कुल ले आओ उनको। तो उसने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला तो ज्ञानी जी थे, उनके साथ उनका पीए वगैरह साथ थे। वो आए तो सीधा मैंने उनको जाके जो सैल्यूटेशन थी वो किया। वो कहने लगे हमें आप सीधा वहाँ ले चलो जहाँ चार्ल्स सोबराज को रखा हुआ है। अच्छा। तो मैं उनके साथ चला गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मैं उनको ले गया जहाँ चार्ल्स सोबराज को रखा हुआ था उसकी सेल में। उस टाइम पे बी क्लास और सी क्लास का क्लासिफिकेशन होता था, और ये बी क्लास वार्ड में था। बी क्लास के प्रिजनर रखे होते थे। बी क्लास के प्रिजनर वो होते थे जो ग्रेजुएट होते थे या इनकम टैक्स पे ही होते थे जेल में आने से पहले, उनको बी क्लास मिलती थी, बाकी सब सी क्लास होते थे। तो मैं इनको ले गया, चार्ल्स सोबराज से इन्होंने बात की, क्योंकि चार्ल्स सोबराज बड़ा फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करता था। तो मैं बीच में एक कम्युनिकेटर का काम कर रहा था। इनको उतनी अच्छी अंग्रेजी, उनको मैं बता रहा कि ये कह रहा है, वो फिर उनको बताया मैं ये कह रहा। तो मुश्किल से 5 मिनट तक वो उसके पास रहे। तो चार्ल्स सोबराज ने काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी अपनी सेल में बनाई हुई थी, किताबें वगैरह पढ़ता रहता था। तो उन्होंने वो देखी तो उन्होंने कहा कि ये लीगली परमिसिबल है। मैंने उनको बताया सारी किताबें सुप्रीम ने परमिट की हुई हैं, और इनफैक्ट हमारे पास जो जितना ज़्यादा पढ़ता है हम एनकरेज करते हैं कि और ज़्यादा पढ़े। कैदियों को, हाँ, कैदियों को एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े, कैदियों को भी, स्टाफ को भी जितना पढ़े, ताकि वो हमारे में ये माना जाता है जितना पढ़ेगा उतना रिफॉर्मेटिव, इसको रिफॉर्मेटिव टूल है। तो उसके बाद फिर मैं उनके साथ ही रहा। तो इतने में कुछ 1-2-3 प्रिजनर जो है उस वार्ड में इंट्रूड करके अंदर आ गए। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल नया था। तो उन्होंने आके कहना शुरू किया, चाचा नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू की जेल, ये चाचा नेहरू की जेल है, यहाँ सब कुछ मिलता है। अच्छा। आई वॉज हैप्पी। मैं तब तक इस चीज़ को गाज नहीं कर पाया कि हाँ, मैंने कहा ये कैदी खुश है। और ज्ञानी जी भी बड़े खुश थे जब चाचा नेहरू जिंदाबाद कहा, तो बड़े खुश थे। इतने में क्या होता है कि जो वो कैदी जो ये नारा वगैरह लगा रहे थे वो बड़े हैबिचुअल प्रिजनर थे। वो किसी और वार्ड से बीच में होके आ गए। एक तो भज्जी था, एक कोई दीना था, दोनों बड़े हैबिचुअल क्रिमिनल थे। उन दिनों में क्या होता था कि शाम का टाइम जैसे होता था, कैदी लोग जो है मैंड्रिक्स की गोलियां खा लेते थे, उससे काफ़ी नशा वगैरह हो जाता है, जो बदतमीजी हो सकती थी वो करते थे। ये मैं बात बता रहा हूँ जब मैंने जेल ज्वाइन की थी। तो मैं खुश था, मैंने कहा चाचा नेहरू जिंदा। ज्ञानी जी भी खुश थे, ज्ञानी जी मेरे से बात करते हुए जा रहे। तो इतने में ज्ञानी जी को मेरे से अलग करके उनका जो पीए थे वो ले गए, त्रिलोचन सिंह जी पीए थे उनके, वो उनको लेके अलग तरफ ले गए, उनसे कुछ बात करते रहे। उसके बाद ज्ञानी जी ने एक वार्ड और देखा, उसके बाद उनको चले गए बाहर। जब बाहर चले गए तो मेरे से एसपी ने पूछा, क्योंकि वो आए नहीं थे। अच्छा। कहने लगे कि कैसी रही विजिट, कैसी रही? मैंने कहा सर बड़ी अच्छी रही। मैंने कहा काफ़ी अच्छी रही, और ऐसे चाचा नेहरू जिंदाबाद का कहा, और ज्ञानी जी खुश हो गए थे कि यहाँ तो देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। तो अगले दिन हमने इंडियन एक्सप्रेस जब उठा के देखा, उसमें खबर आई हुई थी कि ज्ञानी जी जब जेल में गए तो उनको खाली शराब की बोतलें जो है प्रिजनर ने पकड़ाई। अरे बाप रे। इसके बाद तो मेरे तो एकदम होश उड़ गए। नई नई नौकरी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल काटो तो खून नहीं, ऐसी बात हो रही है। तो उसके 1-2 दिन के जब खबर आई, उसके 1-2 दिन के बाद मुझे पता लगा सुनील गुप्ता जी को सस्पेंड कर दिया। मुझे सस्पेंड कर दिया, 2-3 ऑफिसर और थे एएसपी लेवल के, उनको सस्पेंड कर दिया था, और साथ में हेड वार्डर वगैरह इनको सस्पेंड किया था। उसके बाद जब मुझे शोकास मिला तब मुझे पता लगा वाकई शराब की बोतलें जो है उनको पकड़ाई थी किसी ने। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो, इस एक तो जब गेट से कोई अंदर इंट्रूड किया है तो उसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं, मैं तो ज्ञानी जी के साथ था, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। और दूसरा जो है, ये तो जेल के अंदर का डिसिप्लिन है, कोई मैं पूरी जेल का इंचार्ज तो हूँ नहीं। मैं तो एक पार्टिकुलर 1 या 2 वार्ड का इंचार्ज था, तो मैं पूरी जेल का इंचार्ज तो हूँ नहीं। पर उन्होंने एक चीज़ को ब्रश असाइड करने के लिए हमें सस्पेंड कर दिया। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में ही खबर आई कि जो असली रिस्पॉन्सिबल थे उनको तो सस्पेंड किया नहीं, ये इन्होंने एक लिपापोती करके सस्पेंड कर दिए उनको। उसके बाद मुझे पता लगा कि उन्होंने 2 डिप्टी सुप्रीडेंट थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया था, सुप्रीडेंट को भी सस्पेंड कर दिया था। तो ये है हादसा। वैसे चार्ल्स शोबराज कैसे रहता था, मतलब जेल के अंदर कैसी हरकतें, क्या कारनामे, मतलब उस जेल के अंदर कैसे, मतलब पूरा दिनचर्या उसका? देखिए, चार्ल्स शोबराज का क्या था कि
काफ़ी एक्टिव था। एक्टिव इन दी सेंस कि लोग कहते थे उस टाइम पे कि इसके पास कुछ डिक्टाफोन है जिसमें इसने सुपरिटेंडेंट और दूसरे ऑफिसर्स की जो है आवाज़ को इसने रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें उन्होंने कही हुई हैं इसको। क्योंकि मुझे ये भी पता था जब कि जेल में जब इसकी फ्रेंड वगैरह मिलने के लिए आती थी चार्ल्स खुबरज की, तो सुपरिटेंडेंट का एंटी रूम जो है उसको इस्तेमाल करते थे। ये मुझे पता मैंने देखा नहीं पर, और मुझे पता लगा कि काफ़ी उसकी इंटीमेसी थी सुप्रिटेंडेंट के साथ, और सुप्रिटेंडेंट उनकी हर एक बात मानता था। अगर वो हर एक बात ना मानता होता तो अब देखें कि जेल के अंदर ऐसे ऐसे ऑफिसर बन के घूम रहा है वो, तो नेचुरली उसको जेल प्रशासन की वो जो है उसको एक शय तो थी जिसके ऊपर वो जो है वो चल रहा था। और बिल्कुल उसका ये था कि दिमाग उसका बड़ा तेज था, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो लोगों की पेटिशनें वगैरह बनाता रहता था। उसका मैंने ये भी सुना है कि वो जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस अपने उसने खुद आर्गू किए। अच्छा। और सीनियर एडवोकेट उसको किताबें वगैरह पकड़ाने में हेल्प कर रहे थे और अपना केस खुद जीता वो। ये मैंने सुना था और ये बात सच्ची थी। और दूसरा उसका क्या था कि जेल में उन दिनों में ना मुलाकात अंदर होती थी, तो बी क्लास की मुलाकात जेल के अंदर होती थी। अब तो बी क्लास सी क्लास है ही नहीं, तो बी क्लास की मुलाकात अंदर होती थी। तो बी क्लास के लोग जो भी प्रिजनर होते थे वो अपने आप को समझते थे कि जैसे वो ऑफिसर से भी ऊपर है। तो इसको प्रेस की रिपोर्टर्स मिलने आते थे, इसको और लोग मिलने आते थे। तो जब भी कोई लेडी मिलने आती थी तो इसका बिल्कुल रंग रूप ही चेंज हो जाता था। ये पूरा सूट वगैरह पहन के टाई वगैरह लगा के उनसे बात करेगा, बड़ी बड़ी देर तक बात करते थे। इसलिए इसको एक बिकनी किलर भी कहते हैं, लेडी किलर भी इसको कहते थे। कि और लेडीज़ भी इसके उसमें पता नहीं कैसे, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कैसे फंस जाती थी। अभी भी जब ये नेपाल जेल में था, सुना है वहाँ का जो डीजी पुलिस था उसकी बेटी से इसने शादी की है और एक बच्चा भी है। समझ नहीं आता, मतलब इसको जो लेडी किलर इसको कहते थे, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कहते थे। अच्छा। और भागा कैसे था, फरार कैसे हुआ जेल से? जेल से फरार ऐसा होता है, देखें क्या होता है कि अगर आप एक कैदी और जेलर के बीच का रिश्ते की बात करें ना, तो रूल के हिसाब से जो कैदी होता है वो होता है गेस्ट। अच्छा। और जेलर होता है वो होता है होस्ट। ये इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जेलर इज द होस्ट एंड प्रिजनर इज द गेस्ट। तो जो आप देख रहे हैं कि गेस्ट और होस्ट का रिलेशनशिप हो, वो तो आपको पता है कि मतलब आपको पूरी अवगत करनी होती है। तो वैसे ही मैंने देखा, अगर जेल में आप काम करते हो तो प्रिजनर जो होते हैं, एक 2-3 महीने अगर आपके पास रह गया, प्लस वो बड़ा हेल्पफुल है। आपको कोई कोर्ट का नोटिस आया तो फटाफट उसका जवाब बना लाया। जो अगर हम किसी कोर्ट का नोटिस आया जिसमें कि अगर हम अपने सरकारी उससे बाबू से अगर उसका जवाब बनाए तो जो महीनों लगा दे, या वो एक दिन में बना के ले आते, एकदम इतने अच्छे जवाब बना के ले आते हैं वो। तो ऐसे लोगों की डिमांड होती है। नेचुरली अगर कोई मेरा काम कर रहा है तो मैं भी, अगर मुझे वो कहेगा कि मेरे को ये फेवर दे दो, ये फेवर दे दो, मैं थोड़ी बहुत फेवर जो भी होगी मैं उसको दे दूंगा। तो इसका जेल सबसे जो है बड़ा अच्छा वो था, क्योंकि ये प्रिजनर्स की भी पेटिशन बनाता रहता था और स्टाफ की भी, जैसे कोर्ट कचहरी से जो नोटिस वगैरह आते थे उसमें हेल्प करता था। या जो भी आप अगर इसको कहते थे कि वहाँ की कोई मुखबरी वगैरह भी होती थी, मुखबरी वगैरह ला के हमें देता था। तो इसलिए ये और हमारी एक रिलेशनशिप, जो प्रिजनर होते हैं बाहर, आप लोग कहेंगे तो इतना खतरनाक है, पर हमारी रिलेशनशिप एक ह्यूमन रिलेशनशिप होती है। आप देखो, किसी को आप भी अगर बात करते हो, आप किसी से 1 या 2 बार बात करते हो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि आप उसको अपना समझना शुरू कर देते हो, आप उससे बड़ा खुल के बात करते हैं, है ना। वैसे ही हमारा प्रिजनर्स के साथ रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होती है कि प्रिजनर को भी हम एक तरह का फैमिली का बंदा ट्रीट करते हैं और वो भी हमें माई बाप कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि हमें माई बाप की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए। तो इसीलिए जो भी आप देखेंगे प्रिजनर जो स्टाफ के काम के होते हैं, अब आपके लिए मनु शर्मा जो है बहुत बड़ी चीज़ होगा, हाँ, पर हमारे लिए वो जैसे हमारे लिए फैक्ट्री चलाता था, फैक्ट्री चलाने में उसने इतनी हेल्प की कि फैक्ट्री का रिवेन्यू एकदम इतना जंप कर गया था।
तो हमारी रिलेशनशिप एक फैमिली वाली होती है। अब उस रिलेशनशिप को कोई अगर तोड़ देता है तो इसको चीटिंग हम ज़्यादा कहते हैं बानिस्बत की कि कोई उसने बहुत गलत काम किया, हमारे लिए हिसाब से चीटिंग होती है। जैसे आपने चार्ल्स सोबराज की बात की है, बिल्कुल। तो इसने क्या कहा कि हमें कि मुझे याद है 16 मार्च 1986 का दिन था, छुट्टी थी उस दिन, 16 मार्च उस दिन ये संडे का दिन था। तो इसने कहा जेल स्टाफ जो था, उन दिनों में हमारे जेल स्टाफ की काफ़ी कमी होती थी, बहुत कम स्टाफ होता था छुट्टी वाले दिन। तो इसने कहा कि ये इसका बर्थडे है और ये बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, तो हम अलाउ कर देते हैं बर्थडे को सेलिब्रेट को। और बल्कि हम जैसे हम माई बाप अगर हैं तो इवन हम पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो इसने बर्थडे सेलिब्रेट किया और इसने जो मिठाई वगैरह दी उसमें नशे की चीज़ें मिला दी। उसका नतीजा ये हुआ कि इसने जिस चीज़ को मिठाई खिलाई, इसने जितने लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बैठे थे सिक्योरिटी के उससे, इसने सबको मिठाई खिलाई और साथ में 50 रुपए का नया नया करारा नोट दिया। सब खुश। तो वो अपना मिठाई खाई और सब अपना खुश, इनफैक्ट स्टाफ को भी दिए और मिठाई जो हमारे मुशक्ति सेवादार जो होते हैं उनको भी खिलाई। उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ा ड्रामेटिक वो था। इसने जब देखा सब नशे में हो गए तो अपना ये 13 लोग उसमें आराम से गेट खोला और चले गए। तो उस दिन इतना भयानक वो था। मैं उन दिनों में ना संडे के दिन दूरदर्शन पे पिक्चर आती थी, हफ्ते में एक ही बार पिक्चर आती थी दूरदर्शन पे, और वो पिक्चर आती थी, ये बात मैं 86 की कर रहा हूँ, 86 की। तब तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए। पैदा भी नहीं हुए थे। तो हम लोग ना बड़ा इतवार वो होता था, इतवार की बहुत इंतजार करते थे आएगा कि हम पिक्चर देखेंगे। तो ऐसे ही टाइम था, कोई 5:30-6 बजे का टाइम होगा, पिक्चर चल रही थी। तभी पिक्चर को रोक के ना उसमें उनकी वो एक पुलिस का एक वो बुलेटिन आया कि ऐसे ऐसे चार्ल्स सोबराज जो है जेल से भाग गया है, आपको किसी को अगर मिले ये तुरंत सूचना पुलिस के इस नंबर पे दे। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। ऐसे हम पिक्चरों में तो देखते थे कि ऐसे चलते चलते बुलेटिन रोक के वो कर रहे हैं या पिक्चर रोक के आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता था कभी। मैं एकदम हैरान, मैंने कहा अरे हमारी जेल से भाग गया। फिर हम फ़ौरन भाग के जेल पे आए। तो जेल पे आए तो देखा तो जो हमारा राइफल संतरी होता है वो एक तरह का सबसे मजबूत पोजीशन होती है, जो गेट के बाहर जो है राइफल लेके खड़ा होता है। तो वो राइफल उसकी गिरी पड़ी थी और वो ऐसे लेटा हुआ था। जो ड्यूटी ऑफिसर है वो लेटा हुआ था, गेट वाला जो है वो करके नीचे गिरा पड़ा था। तो बड़ा ही भयानक सीन था। पर उसमें एक अच्छी बात देखो, ये एक्सपीरियंस ये हुआ, 13 लोग भागे थे। उस जेल में करीब करीब 550-600 लोग थे और सबको पता था कि जेल के गेट खुले हुए हैं, अगर भागना है तो भाग सकते हैं। पर आप देखो खाली 13 लोग भागे, इसका मतलब बाकी लोग जो है वो चाहते थे कि एक वो रेगुलर तरीके से बेल लेके जेल से भागें, ना कि ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसमें, विजया सिंधिया भी आपके ही दौरान जेल में हुए थे, नाना देशमुख। ये नहीं, मेरे से पहले ये आपसे पहले। हाँ, ये 1900 इस किताब में जिक्र है इसलिए। हाँ, इसका जिक्र है। ये मैंने इस किताब जो लिखी थी, आप मेरे दोस्तों से भी मैंने बात की थी। अच्छा। वो क्या था, मतलब वार्ड में जाते थे योगा सिखाने, महिला वार्ड में? हाँ, उस टाइम पे ये नानाजी देशमुख जो है ये महिला वार्ड में जाते थे, योगा वगैरह सिखाने जाते थे। तो बेसिकली कहते हैं जो जनता पार्टी बनी थी, जो जनता पार्टी जो स्वीप कर गई 1977 के इलेक्शन, वो जनता पार्टी कहते तिहाड़ में ही बनी। अच्छा। क्योंकि तिहाड़ में सभी डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे जिनको कि बंद कर दिया। जो लोग पहले कभी बात नहीं करते थे, जब बाहर होते थे, तो जब आपस में उनको आपने रख दिया, इकट्ठा रख दिया, तो उन्होंने आपस में बातचीत करनी शुरू की और वहीं पे इन्होंने फैसला किया कि जनता पार्टी बनाते हैं। मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे जो कि इकट्ठे हुए और उन्होंने जनता पार्टी बनाई और फिर वो स्वीप कर गए। वैसे भी कहते हैं जेल जो है नेताओं के लिए बड़ी अच्छी जगह होती है। जेल से अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, जेल से आप प्रचार करते हैं, तो आप जीत जाते हैं। इस बार ही जीत गए। वो सारे के सारे जनता पार्टी जो आ गई थी। और जो आपके दौरान जेल ब्रेक हुआ था, जेएनयू वाला, जो सबसे बड़ा जेल ब्रेक कहा जाता है, वो क्या था? मतलब क्या सिचुएशन थे, कैसे हो गया था वो पूरा? देखो, वो भी एक तरह का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था। हम लोग जो स्टूडेंट्स होते थे
जेएनयू में बाई चांस जेएनयू में उन दिनों में काफ़ी एजिटेशन चलते रहते थे। अच्छा। या कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी लोग स्टूडेंट्स आ जाते थे, तो इनकी हम काउंटिंग वगैरह कभी करते नहीं थे ठीक तरीके से। हम इनको बड़ी इज्जत से जो है इनको बी क्लास देते थे, बी क्लास करके इनको अपने वार्ड में रख देना। इवन कई बार गिनती भी नहीं करते थे हम, जबकि गिनती करनी चाहिए, रूल कहते हैं, पर बड़ी हमारे यहाँ लेक्सिटी होती थी इस मामले में कि क्या बच्चे हैं यार, ये कहाँ जाएंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये भी हमें अखबार से पता लगा, अगले दिन अखबार में खबर आई कि इतने जेएनयू के स्टूडेंट, लड़के और लड़कियां, ये भाग गए हैं जेल से। जैसे हमें पता लगा, हमने फटाफट जाके अपनी गिनती करवाई। हमें ये तो पता था कितने लोग हैं, तो फिर गिनती करवाई तो हमें पता लगा कि करीब करीब 100 से ज़्यादा, 150 के करीब लोग थे, वो जो लड़के लड़कियां गायब हैं। तो हमारा जैसे होती है प्रैक्टिस होती है, जैसे हमें पता लगा तो हमने फटाफट पकड़ने के लिए उनको भेजा। जेएनयू में हमारे बंदे गए उनको पकड़ने के लिए। तो ये हमारा मैनुअल कहता है, क्योंकि जेल वालों ने शक्ल वगैरह देखी होती है, तो इसलिए पहले वो पूरी कोशिश करेंगे उनको एप्रीहेंड करने की। तो जेल पे ये हम जेएनयू में गए, पर जो नाम के वारंट थे उस नाम के कोई बच्चे ही नहीं थे वहाँ पे। किसी ने अपना नाम हेमा मालिनी लिखवाया हुआ, किसी ने मुमताज़ लिखवाया हुआ, किसी ने रेखा लिखवाया हुआ, किसी ने अलका लिखवाया हुआ। वो कहते हैं ऐसे तो हमारे स्टूडेंट ही नहीं है। उस टाइम पे पुलिस भी वेरीफाई नहीं करता था कि ये नाम ठीक है कि नहीं। आजकल तो पुलिस वेरीफाई करती है, फोटो ले लेती है, सब कुछ करती है। उन दिनों में ये नहीं होता था। तो फिर अखबार में जब आया तो फिर काफ़ी शोर शराबा मचा। जो उनका भागने का तरीका था, बड़ा नया तरीका, वही इंटरेस्टिंग है, मैं वही समझना चाह रहा तरीका क्या था कि उन दिनों में बी क्लास की जो मुलाकात है वो जेल के अंदर होती थी। बी क्लास जो, मतलब मैंने आपको बताया उस टाइम पे 2 श्रेणियाँ होती थी, बी क्लास और सी क्लास। बी क्लास जेल उसको दी जाती थी जो इनकम टैक्स पे ही होता था या ग्रेजुएट होता था। तो सारे स्टूडेंट थे, लगभग ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कर रहे थे, तो इन सबको बी क्लास दी हुई थी। तो उनकी बी क्लास की मुलाकात जेल के अंदर होती थी। और जो इनको विजिटर आते थे पहचान करने के लिए, क्योंकि कई सौ विजिटर आते थे इनको मिलने के लिए, और ज़्यादातर जो आपको पता है जेएनयू की क्राउड जो है वीआईपी लोकेलिटी से होती है, तो इनके कई सारे थे, कोई आईएएस था, कोई आईपीएस है, कोई इस तरीके की क्राउड थी। तो ये जब जेल में मिलने के लिए आते थे तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये विजिटर हैं, हम एक इनको सील लगा देते थे यहाँ पे। अच्छा। रिस्ट, इसके ऊपर, यहाँ पे रिस्ट के ऊपर सील लगा देते थे, गोल सील होती थी। तो वो लगा देते थे, और फिर वो जब जाते थे, बस हमारा दरबान जो है वो सील देखता है। बड़ा मैकेनिकल चलता है जेल का और पुलिस का। आप काम देखें, कई चीज़ें बड़ी मैकेनिकल होती हैं। वो खाली वो देखते, वो शक्ल भी नहीं देखते थे, वो देखते सील लगी हुई है, चलो भी बाहर जाओ। तो वो सील लगाई। उन दिनों में गर्मी के दिन थे, उन्होंने जाके बड़ा एक नया सा एक्सपेरिमेंटेशन किया। जो बच्चे थे उन्होंने, उनके पापा थे या उनकी मम्मी थी या जो भी उनको बहन मिलने के लिए आई थी, तो उनकी सील जो उन्होंने अपनी रिस्ट पे लगाई हुई थी, अपनी रिस्ट भी उनकी उसके सील के ऊपर वो कर दिया, रख दी। ओके। जैसी वो रखी तो ये गोल सील है, वो उनके भी इस पे गोल सील आ गई। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा मैकेनिकल प्रोसेस होता है। वो अपनी वो दिखाते गए, सील दिखाते गए, सब बाहर चले गए। रात को जब हमें पता लगा, सुबह और शाम को जो है प्रिजनर्स की काउंटिंग होती है, तब हमें पता लगता है कि जितने आए थे उतने हैं कि नहीं है। पर स्टूडेंट्स के मामले में हम जो है ना बड़े लैक्स होते थे। तो उसके बाद जब हमें पता लगे कि कम हो गए हैं, तो मैंने आपको बताया जेएनयू में गए, सब ने अपने नाम गलत बताए हुए थे। किसी ने राज कपूर बताया हुआ था, राजकुमार बताया हुआ था, दिलीप कुमार, देवानंद, ऐसे नाम लिखवाए हुए थे। तो वो उस टाइप के नाम, ना मेल में ना फीमेल में, हमें कोई भी वहाँ नहीं मिला। तो उसके बाद फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। अगले दिन बहुत बड़ा सबसे बड़ी हेडलाइन, मुझे पता है हर एक अखबार में सबसे बड़ी हेडलाइन ये थी कि 150 के आसपास, मुझे याद है, कि प्रिजनर एस्केप कर गए। और अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा एस्केप जो उसको माना जा रहा था, तो वो है। फिर मुझे याद है आईजी आए, उन्होंने बहुत सारे अफसरों को सस्पेंड किया, अरेस्ट भी किया था। वो तो चलता ही है। इंदिरा गांधी के हत्यारे भी आपके दौरान जेल में थे? हाँ, इंदिरा गांधी के हत्यारे तो प्रेशर काफी रहा होगा। हाँ, जेल में थे इंदिरा गांधी के। जब उनको अलग से एक्चुअली क्या होता है कि जो ऐसे हाई सिक्योरिटी वाले प्रिजनर होते हैं, इनको लो सिक्योरिटी से अलग रखा जाता है। अच्छा।
तो जो इंदिरा गांधी के हत्यारे थे उनको हाई सिक्योरिटी में रखा हुआ था, तो प्रेशर तो होता है पर उसके लिए स्टाफ अलग होता है, प्रेशर हमें झेलने की आदत हम्म। जो जेल वाले होते हैं वो हमेशा प्रेशर में रहते हैं और प्रेशर झेलने की आदत पड़ गई। अच्छा, ये जो मूवीज वूवीज में दिखाया जाता है कि जेलर कैदियों से मसाज वसाज करा रहे, बाल वाल कटवा रहे, ये उस दौरान भी होता था सच में या सिर्फ? बहुत ज़्यादा होता था। बहुत ज़्यादा। थोड़ा बताइए आप इसको, थोड़ा विस्तार से बताइए। एक्चुअली क्या होते हैं, जैसे आपने शोले पिक्चर में भी देखा है ना, हाँ। कि कटिंग करते हुए जेलर के मुंह कान में कुछ कह देता है, ये बिल्कुल सच्ची बात बताई थी उसमें। क्या होता है कि जेल के अंदर जो हर एक प्रिजनर को काम करना होता है, खासकर कैदी को तो काम करना होता है। जो मोस्ट पॉपुलर काम है ना वो है नाई का, जेल के बार्बर अंदर। का, जेल के अंदर। वो कहते हैं जी बार्बर का काम दे, तो हम कहते हैं यार तू पंजाबी है, तू बार्बर का काम क्या करेगा, तू सरदार है, बार्बर का काम क्या? नहीं जी मेरे को बार्बर का दे दो। तो ये लोग क्या करते हैं, बार्बर का काम इसलिए करते हैं कि एक तो जिसकी भी कटिंग वगैरह करते हैं वहाँ से टिप वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा, ओके। टिप होगा वो इकट्ठा हो जाता है। दूसरा एक काम कोई इतना वो नहीं है, भारी नहीं है, आराम से वो हो जाता है। दूसरा कारण होता है कि इनका अफसरों से बड़ी अच्छी एक जान पहचान हो जाती है। ये अफसरों की भी कटिंग करेंगे, मतलब आपस में इनमें कंपटीशन होता है कि जेल सुप्रिटेंडेंट की कटिंग मैं करूँगा, वो कहता है मैं करूँगा, तो फिर जेल सुप्रिटेंडेंट को सिलेक्ट करते हैं कि किससे मैं कटिंग करवाऊँगा। ऐसे ये नाई लोग जो होते हैं मालिश भी बड़ी अच्छी करते हैं, तो ये लोग मालिश भी करते हैं, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी मालिश करते हैं। अच्छा, किस तरह के काम करते हैं कैदी जेल में, मतलब उनका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितनी सैलरी मिल जाती थी, पैसे कैसे? देखिए उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो कोई सैलरी वगैरह कोई इतनी अच्छी नहीं मिलती थी, बहुत कम इनका वेजिस होते थे। अच्छा। 20-25 रुपए रोज के होते थे, 20-25 और एक 20-25 होते थे स्किल्ड लेबर के, सेमी स्किल्ड के 15 होते थे, और उसके 10 होते थे अनस्किल्ड के। 3 कैटेगरी होती है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, 3 कैटेगरी। हाँ, तो देखें जो जेल में जो भी कन्विक्ट होगा उसको काम करना पड़ेगा। कन्विक्ट जिसको भी ये हार्ड लेबर मिली हुई है, जिसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, बामुशक्कत कैद कहते हैं, उसको काम करना पड़ेगा, अनलेस कि वो फिजिकली फिट नहीं है। काम करना पड़ेगा, नहीं तो उसको जेल में उसको सज़ा मिलेगी। तो उसके बाद उनकी जो आगे जिस तरीके का वो काम करना चाहते हैं, पहले तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या काम जो है अवेलेबल है। उसके बाद फिर हम पूछते हैं भी तुम क्या काम करना चाहते हो। जैसे किसी का है बाहर ढाबा वगैरह चल रहा था, तो उसको हम किचन में काम कर दे देते हैं। अगर कोई बाहर वकील था, डॉक्टर था, तो उनको डॉक्टर का काम दे देंगे, वकील का काम दे देंगे। अगर कोई कहता है कि कुछ काम नहीं कर सकता, हम कहते हैं चलो बागवानी कर ले। अगर कोई कहता है मैं नाई था या बार्बर है, मतलब हर एक प्रोफेशन के काम। कोई कहता है कि मैं बिजली वगैरह का काम कर सकता हूँ, हम उसको मेंटेनेंस के काम पे लगा देते हैं। इस तरीके के हर एक में मेंटेनेंस का होता है, और आजकल तो इनको वेजिस वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और कई लोग तो हैं अपने यहाँ से वेजिस अर्न करके अपनी फैमिली को चला रहे हैं बाहर। अच्छा, जो स्कूल दिल्ली के फर्नीचर भी हाँ, जैसे दिल्ली स्कूलों का जो फर्नीचर है, डेस्क वगैरह है, डुअल डेस्क, वो यहीं बनते अभी बनते हैं। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के कारण कई चीज़ें जैसे डेस्क वगैरह आपका मैं नहीं कह सकता, पर मैं 2016 तक तो था ये। अच्छा। कि उनको पहले जेल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि यहाँ पे डेस्क अवेलेबल नहीं है, तब वो प्राइवेट परचेज करते थे। ओके। तो पहले उनको जो है जेल पे अप्रोच करना पड़ता था, और हम काफ़ी लोगों को, काफ़ी स्कूलों में, दिल्ली के लगभग सभी स्कूलों में हम लोग डेस्क वगैरह सप्लाई करते थे। तो ऐसे ही किचन का है, जो किचन में जो काम करते हैं उनको भी ये होता है किचन में काम करते हैं, अपने मर्जी का खाना वगैरह बना लेते हैं, इतना हम भी उनको छूट देते हैं ना कि वो अपना कर लें। गार्डनिंग वगैरह जो जेल में करते हैं, तो पौधे वगैरह लगा रहे हैं, वो ये करते हैं। आपको हैरानी होगी कि अगर आप जेल में एंट्री करेंगे, हाँ, इतना वेल मेंटेन आपको बगीचा मिलेगा, इतना वेल मेंटेन आपको गार्डन मिलेंगे जितने कि आपको बाहर भी नहीं मिलेंगे। अच्छा। ऐसा हुआ हमारे पास, ये NHRC के चेयरमैन थे जस्टिस JC वर्मा, वो जेल का इंस्पेक्शन करने के लिए आए। तो उन्होंने जैसे जेल में एंटर किया तो हमने उनको दिखाया, पूरी जेल दिखा दी,
वो कहने लगे मुझे जेल तो दिखाओ। हमने कहा ये जेल ही तो देख रहे हो। कहने लगे यार ये तो कहते हैं गार्डन, ये तो बाहर से भी अच्छा मेंटेन गार्डन है। हमने कहा यही जेल है, ये सारे प्रिजनर है, ये काम करते हैं। आपको प्रिजनर से मिला दिया, आपको वार्ड दिखा दिए। तो उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे काम को। बहुत अच्छे कमेंट्स उन्होंने जो है अपनी विजिटर बुक। वैसे सर जेल चलता कैसा, मतलब दिनचर्या एक कैदी सुबह कितना बजे उठना होता है, उसका लंच डिनर, फिर कब वापस जेल में जाना, वो पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि काम तो जो उनको आता होता है ना, हाँ वो काम हम उनसे वही करवाते हैं जो लोग वो कहते हैं उनका इंटरेस्ट होता है जिस काम में। ओके। कोई बाहर खाने पकाने का काम करता था वो खाना पकाने पे आ जाएगा। कोई बाहर अगर जो है ये कोई प्रोफेशनल था तो उस हर एक प्रोफेशन के काम वगैरह हमारे पास होते हैं। तो एक तरह का सब कैदी लोग अपने काम पे लगे होते हैं। तो एक तरह का ये एक वेल मेंटेन्ड कम्युनिटी होती है। जब आप जेल में जाएंगे सब लोग अपना काम कर रहे होंगे। आप जब जेल में देखेंगे तो आप सोचेंगे कि जेल स्टाफ है, पर वो जेल स्टाफ नहीं होता, कैदी ही होता है। तो वो सिक्योरिटी के काम में भी हेल्प करते हैं, नंबरदार वगैरह होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। इनफैक्ट कभी भी जेल में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो जेल का स्टाफ तो बहुत बाद में पहुंचेगा। अच्छा। ये प्रिजनर जाके पहले कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि झगड़ा जैसे भी हुआ जो वहाँ के प्रिजनर हैं, जो नंबरदार हैं, सेवादार हैं, वो वहाँ पहले पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँच के वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। आपको बहुत बाद में पता लगेगा कि यहाँ पे रात को बड़ा तगड़ा झगड़ा हुआ था जो आपको पता ही नहीं चला, जो जेल ऑफिसर्स हैं। और जेल ऑफिसर्स को तो तब होती है जब अलार्म वगैरह बजाते हैं, तब पता लगता है जब सब चीज़ सिमट गई होती है। तो प्रिजनर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है जेल को चलाने में। ओके। वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं नेता वोता को? देखिए वीआईपी सुविधाएं आपके समय वीआईपी नहीं, वो तो है उस टाइम पे भी। अच्छा उस टाइम पे भी है। हाँ। मैं तो आपको ये कहूँगा कि वीआईपी सुविधाएं जो है, जो भी पैसे वाला होगा, जो भी इन्फ्लुएंशियल होगा, जो भी गैंगस्टर होगा, वीआईपी फैसिलिटीज उनको मिलती रही हैं और मिलती रहेंगी। अच्छा गर्ल्स वर्ल्स भी आते थे कि नहीं? गर्ल्स वगैरह का तो ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं होता। वैसे महिलाएं ऐसा, मतलब इसमें मैंने पढ़ा, जिक्र हुआ कि महिलाएं बच्चा पैदा करने जेल में जाती थी, वो क्या है? झुग्गी झोपड़ी की जो महिलाएं हैं उनमें ऐसा एक वो था कि अगर बच्चा जेल में पैदा होगा तो लड़का होगा। अच्छा। तो ये महिलाएं जो आती थी, शराब का केस होता है, शराब के केस में अगर आपके पास 10-11 बोतलें शराब की मिल गई तो पुलिस से मुखबरी करवा देते थे, पुलिस आके अरेस्ट कर लेती थी उनको। पुलिस को भी अपना एक कोटा दिखाना होता है, इतने लोग अरेस्ट किए, तो पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती थी, जेल में डाल देती थी। तो क्या हुआ कि जेल में ये प्रसव की सुविधाएं जो है काफ़ी अच्छी हैं। मतलब एक प्री नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर वगैरह सारी काफ़ी अच्छी होती हैं। बल्कि कई बार तो गायनी स्पेशलिस्ट भी जेल में होते हैं। तो क्या हुआ हमारे उस टाइम पे, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2003-04 की होगी। ओके। हम देखते थे कि पूरे साल में हमारे यहाँ कितने बच्चे हुए। तो ये बड़ा ऑकवर्ड होता है कि जेल के अंदर बच्चा हुआ। बिल्कुल। और अगर कोई ये खबर छाप दे कि जेल के अंदर बच्चा हुआ तो सबसे पहले तो होगा कि जेल में कैसे बच्चा हो गया, ये हो गया। तो काफ़ी सेंसेशनल ये न्यूज़ बनती है। हमने देखा कि हमारे 15 या 16 डिलीवरी एक एवरेज थी हमारे यहाँ पे हो रही थी। तो 2004 में हमने देखा कि एकदम ये डिलीवरी केस बढ़ के 40 पहुँच गए हैं साल के। उससे पहले 35 हुए थे, उससे पहले 32-33 थे। हमने कहा ये एकदम ऐसा, ये क्या बात है, क्यों ऐसे हो रहा है? तो जब हमने इसको डिटेल में जाके देखा तो हमें पता लगा कि जो झुग्गी झोपड़ी की महिलाएं हैं उनमें एक भ्रांति है कि अगर जेल में पैदा होगा तो लड़का पैदा होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए वो कहते थे कि भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे। अच्छा। जेल में पैदा होगा तो लड़का होगा, प्लस बड़ा गुणी लड़का होगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। तो हमने फिर जब देखा तो लड़के लड़की की बात, तो हमने देखा कि जैसे 2004 में करीब डिलीवरी जो हुई थी 30+ थी डिलीवरी, उसमें ज़्यादा जो है लड़कियां थी, लड़के कम थे। फिर हमें जो है जाके
अब कैसे इसको टैकल करें, क्योंकि एक हाँ, फिर हमने जाके अखबार में एक खबर दी कि जेल में इतने बच्चे पैदा हुए, उसमें इतने लड़के थे, इतनी लड़कियां थी, लड़कियां ज़्यादा थी लड़कों से। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि ये अखबार वगैरह वो पढ़ते नहीं है, बिल्कुल, धीरे धीरे करके अब इसका लेवल पे आया है कि 15-16 बच्चे तब भी जो है जेल में होते हैं, वो नॉर्मल है, वो उसमें कोई अब नॉर्मलिटी नहीं है। इसमें दूसरा चैप्टर है, रंगा बिल्ला का जिक्र है, जो वो अपराधी थे, उसके वजह से पूरी दिल्ली दहल गई थी। क्या अपराध किया था? देखो उस टाइम का, अगर आप निर्भया केस तो यहाँ काफ़ी देर में आया है, अगर उस टाइम का ये देखें तो ये एक तरह का, मेरे ख्याल ये 76-77 का था, एक तरह का निर्भया कांड उस टाइम का था। हाँ, उसमें आर्म फोर्स का ऑफिसर था, उनके बच्चों को किडनैप किया, किडनैप करके फिर उनको जो है किडनैप करके उनको यहाँ पे लड़की का रेप भी किया, और उसके बाद उनको मार दिया, मार के उनकी लाश जो है रिज रोड जो है, जिसको आजकल वंदे मातरम मार्ग कहते हैं, वहाँ पे मिली थी। तो बड़ा ही दिल दिलाने वाला वो था, क्योंकि दोनों एक तो अच्छी फैमिली के थे और इस तरीके से मर्डर हुआ। उन दिनों में मुझे याद है, जैसे निर्भया के केस में इतने प्रदर्शन वगैरह हुए, उन दिनों में बहुत प्रदर्शन हुए थे। मुझे अभी भी याद है, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, वो इनके घर पे गए थे, ये आर्मी ऑफिसर के घर पे गए थे अपना शोक को करने के लिए। बहुत इसका शोर मचा था। तो फिर बाद में कुछ देर बाद जो है ये रंगा बिल्ला नाम के 2 शख्स जो है पकड़े गए। तो जब जेल में आए तो रंगा बिल्ला को कोसता रहता था कि इसने फंसवाया है, बिल्ला रंगा को कोसता था कि इसने मुझे फंसाया। आपस में ही, आपस में इनका वो था। तो पर जेल में, जो मैंने आपको जैसे बताया कि जेल में हमें इस बात से मतलब नहीं होता कि क्या है ये। जेल में पहला तो होता है सिक्योरिटी, और दूसरा होता है कि हम एक जेल का माहौल ऐसा होता है जैसे एक सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिटी का जो जैसे होता है, हर कोई काम कर रहा है, हर कोई प्रिजनर काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं। तो इनका था, इनकी मैंने फांसी वगैरह देखी। मतलब पहले तो ये खेलते थे बैडमिंटन हम जेल में टोटल आपने 8 फांसियां देखी? 8 फांसियां देखी। तो बैडमिंटन एक बहुत एक बड़ा वाइडली प्लेड गेम है जो जेलों में खेली जाती है। तो इनफैक्ट ऑफिसर भी जो है साथ खेलते हैं प्रिजनर के साथ, क्योंकि चार, हाँ, तो बड़ा अच्छा मतलब अभी भी जो है बैडमिंटन जो है सबसे ज़्यादा प्लेड गेम है वहाँ जेल में। तो ये लोग भी बैडमिंटन वगैरह हमारे साथ खेलते थे। तो फिर जो आप पार्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, जो बिल्ला था वो थोड़ा भारी था, जो रंगा था वो लीन सा था, लंबा, ही वाज ए सिक फेलो। तो जब इनको फांसी दी गई तो 2 घंटे के बाद, हमारे रूल्स ये कहते हैं कि 2 घंटे के बाद जो है डॉक्टर देखेगा, जेल का मेडिकल ऑफिसर है वो देखेगा और वो डिक्लेयर करेगा कि इनकी लाइफ जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो जेल के मेडिकल ऑफिसर ने जब देखा, उसने बिल्ले का तो कह दिया कि इसकी लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। रंगा का उसने कहा कि इसकी लाइफ अभी एक्सटिंक्ट नहीं है, लाइफ है इसमें अभी। तो क्योंकि जो पतला आदमी होता है, मतलब पल्स चल रहे थे? पल्स चल रही थी, क्योंकि काफ़ी पतला था, लीन था ये। तो पतले आदमी का क्या होता है कि अगर सांस रोक ले या मतलब गर्दन पे इतना प्रेशर नहीं पड़ता जिससे कि लाइफ एकदम चली जाए। तो इसने सांस इसकी रुकी हुई थी, मतलब इसने रोक ली होगी, क्योंकि डरा होता है आदमी, बहुत घबराया होता है। तो इसने वो सांस वगैरह रोक ली थी। उससे क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि इसमें तो अभी लाइफ एक्सटिंक्ट नहीं हुई, फिर क्या करें। तो फिर हमारे जो स्टाफ के थे, जो ट्रेंड थे फांसी वगैरह के, वो उनकी टांग से पकड़ के उसको नीचे खींचा। टांग से खींचा नीचे, तो उसके बाद थोड़ी देर में उसकी लाइफ जो है ख़त्म हो गई थी। मकबूल भट्ट भी आपके ही दौरान जेल में थे? हाँ हाँ। क्या था मतलब उनका वहाँ पर? मकबूल भट्ट का था, उनके ऊपर उनको मतलब जो जम्मू कश्मीर में जो सेपरेशन का जो बीज है कहते हैं, उन्होंने बोया था। JKLF है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो उन्हीं की वो थी। तो वो भी जेल में थे, उनको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा हुआ था। तो फिर एक हमारे डिप्लोमेट थे इंडिया के, उनकी कहीं UK वगैरह में उसकी हत्या हुई। जो हत्यारे थे उन्होंने डिमांड किया कि इनको जेल से छोड़ने के लिए। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत जल्दी उसमें एक्शन में आई और इनका कंफर्म कर दिया, इनकी मर्सी पिटीशन वगैरह रिजेक्ट कर दी। ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ, हाँ, जो डेथ सेंटेंस वाले प्रिजनर होते हैं, डेथ सेंटेंस इनको हो गया, पर इनकी मर्सी पिटीशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा
टाइम लेती थी डिस्पोजल में। हम्म, अब जो नया लॉ आ गया है इसमें मर्सी पिटिशन को आपने 120 दिन शायद है उसमें आपने डिस्पोजल करना ही करना है। हाँ, उस टाइम पे सालों सालों जो है मर्सी पिटिशन पड़ी रहती थी, कोई देखता नहीं था, और उसका कई बार प्रिजनर फायदा भी उठा लेते थे, कोर्ट में डालते थे कि इनऑर्डिनेट डिले हुई है हमारी मर्सी पिटिशन को डिसाइड करने में, तो उनको जो है वो डेथ सेंटेंस जो है लाइफ में कन्वर्ट मैंने देखा कई केसों में हुई है। तो इसका फटाफट इसकी मर्सी पिटिशन पेंडिंग थी, उसको रिजेक्ट किया, और जो इंडियन डिप्लोमेट को मारा था वहाँ पे, तो उसके बाद इनको लटकाने का हुआ। तो हमारे उनसे भी बड़े अच्छे रिलेशन होते थे क्योंकि उनकी जो है राइटिंग पावर बड़ी मजबूत थी उनकी, बहुत इंटेलिजेंट थे, अच्छा, पर्सनैलिटी भी उनकी कश्मीरियों की जैसे होती है, तो अच्छी अलग से पर्सनैलिटी थी। तो इनफैक्ट मुझे याद है कि उनके पास हम जाते थे, वो उनको इंग्लिश को बड़ी एक आर्टिस्टिक वे में कैसे लिखना है वो उनकी वो थी, एक हॉबी थी। हम बल्कि वो सीखने जाते थे उनसे कि कैसे इंग्लिश को इतना आर्टिस्टिक बना के जो है आप कर सकते हो। तो वो जाते थे, फिर उनकी फांसी हुई तो पुलिस ने कहा कि इनको अगर कश्मीर में इनके घर वालों को अगर इनकी लाश देंगे तो उसमें डर है कि कुछ ना कुछ इसका मिसयूज हो जाएगा, म्यूज़ियम बच जाएगा, इनकी यादगार के लिए कुछ हो जाएगा, तो इसलिए इसकी बॉडी का डिस्पोजल जेल वाले करें। तो ऐसे केसों में जेल वाले ही डिस्पोजल करते हैं। तो हमने फिर उनकी बॉडी को वहीं ब्यूरी कर दिया था, जेल में ही। वो किस्सा सुना दीजिए जब एक डॉक्टर का 500 रुपए के लिए कत्ल हो जाता है। डॉक्टर का क्या होता है कि देखें क्या होता है, डॉक्टरों के ऊपर ना अलग से प्रेशर होता है प्रिजनर्स का, प्रिजनर्स का अलग से प्रेशर होता है। और प्रिजनर्स जो उस टाइम पे ये बड़ा फेवरेट होता था कि डॉक्टर से कोई रिपोर्ट अपनी लिखवा ली, रिपोर्ट अपनी एक मिलजुल के रिपोर्ट बनती थी, पैसे वगैरह दे देने और वो रिपोर्ट बन जाती, उसके बेस पे बेल वगैरह हो जाती थी। तो ऐसी एक हमारे डॉक्टर का मर्डर हुआ था, मुझे याद है पश्चिम बिहार इलाके में था, कि किसी प्रिजनर ने जो है उनको पैसा देने की कोशिश की, उन्होंने पैसा लिया नहीं था, फिर उनका मर्डर हो गया था। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये भी था, बिस्किट किंग के नाम से जो मशहूर थे, वो दवाई के अभाव में मर गए थे। देखिए जो राजन पिल्लई हैं, बिस्किट किंग जिनको कहते हैं, बिल्कुल। तो इनका क्या था कि जब ये जेल में आए, देखिए मैं आपको एडमिट करता हूँ कि जब ये पैसे वाले बहुत बड़े लोग जब जेल में आते हैं तो एक प्रिजुडिस होता है हमारे में, कोर्टों में भी प्रिजुडिस होता है कि ये आके कोई ना कोई मेडिकल अपने रिकॉर्ड वगैरह बनवाएगा। तो जैसे ही जेल में आए ये, तो इनका जो मेडिकल जांच होनी चाहिए थी वो 2-3 दिन लगातार नहीं हो पाई, क्योंकि ये लगातार इनको 2-3 दिन जज साहब को वो करते रहे, जज साहब वो उनका जुडिशियल रिमांड वगैरह जो है उसके चक्कर में कोर्ट जाते रहे, उससे इनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो दोपहर के टाइम होता था इनका हुआ नहीं। अब जो मेडिकल एग्जामिनेशन है राउंड मतलब शाम को होता है, उस टाइम पे दिन के टाइम होता था, तो इनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ नहीं और ये 2-3 दिन लगातार कोर्ट में जाते रहे। और कोर्ट में जब ये मेडिकल के लिए एप्लीकेशन लगाते थे तो हर एक को ये होता था कि जेल में आके तो हर कोई बीमार हो जाता है, अच्छा भला भी होगा वो एप्लीकेशन लगा के आएगा कि जेल में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लो, और इसके लिए बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते थे डॉक्टरों को, जेल स्टाफ को, कि हमें किस तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट कर लो ताकि एक तो जेल से दूर हो जाएंगे और दूसरा जो है वो अपना एक आराम की मतलब उसमें अच्छी डाइट मिल जाती है, आपको मेडिकल डाइट मिल जाती है, आप अलग तरीके से रहते हैं, पंखे, बिजली, कूलर वगैरह सब चीज़ होती है उसमें। तो जो जज साहब थे उन्होंने भी उसकी एप्लीकेशन पे इतना तुरंत एक्शन नहीं लिया कि उनको पता था ये अमीर लोग ऐसे ही करते हैं, और जेल वालों को भी था ये अमीर लोग हैं, इनको होता कुछ नहीं है पर ये ऐसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक उसकी वजह से जो है एक हमारे जो एक प्रिजुडिस था उनके लिए, उसकी वजह से उनकी जेल में उनको मेडिकल वो मिल नहीं पाई, फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल वाले उनको बचा नहीं पाए। सुनील बत्रा भी आपके दौरान ही जेल में थे वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है उनसे जुड़ा हुआ, वो क्या था? सुनील बत्रा जो है ये चार्ल्स सोबराज, सुनील बत्रा, रवि कपूर, विपिन जग्गी, ये सारे बी क्लास के प्रिजनर होते थे उस टाइम पे। मैं नया नया गया था तब जेल में, तो ये ऑलरेडी इनका पूरा वहाँ पे एक ग्रुप था जो जेल को चलाता था। तो सुनील बत्रा जो है काफ़ी अच्छी फैमिली के थे। अच्छा। और इन्होंने पहली शायद बैंक की डकैती जो हुई थी, बैंक वैन की जो डकैती हुई थी वो इन्होंने की थी, सेंट्रल बैंक की, मुझे पता है कनॉट प्लेस में इन्होंने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक वैन थी
उसमें उसके गार्ड वगैरह को मार के इन्होंने डकैती की थी, क्योंकि बिगड़े हुए औलाद थी ये, बड़े अमीर थे, बहुत रिच थे ये लोग, पर इनको पैसे की हवस जो होती है वो थी जो माँ बाप नहीं देते थे, तो इन्होंने ये बैंक वन को लूट के किया। तो सुनील बत्रा काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था। ये मैंने पहला एक सुनील बत्रा ऐसा देखा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जेल में काट के गया, जेल से उसने एलएलबी की, जेल से एलएलबी की, उसके बाद जेल से जब छूटा ये वकील बन गया, यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, और उसके बाद इसको कुछ नशे की, बाहर जाके नशे की वो पड़ गई, लत पड़ गई, तो ये इसने नशा करना शुरू किया, फिर एक एनडीपीएस के केस में फिर दोबारा जेल में, नशे के केस में जेल में आ गया था। नहीं तो जनरली मैंने देखा है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट के जा रहा है, जनरली मैंने देखा है कि वो लोग वापस नहीं आते हैं, तो ये एक एक्सेप्शनल केस था जो कि ये वापस आया। तो ये पढ़ा लिखा तो था ही, बी क्लास प्रिजनर था, तो इसको डेथ सेंटेंस हुई थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दी थी, पर उसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा क्योरिटी पिटीशन वगैरह लगवा के डेथ सेंटेंस इसकी लाइफ में कन्वर्ट हुई। अपने में अलग ही केस था ये। तो ये था कि ये भी प्रिजनर की हेल्प करता था, उनकी पिटीशन वगैरह कोर्ट में लगाना, ये इसकी हॉबी थी। तो अपनी भी इसने पिटीशन लगाई, तो जिसमें कि सुनील बत्रा की जजमेंट है, जस्टिस कृष्णा अय्यर की जजमेंट, जो लैंडमार्क जजमेंट है अब तक, जस्टिस कृष्णा अय्यर की 8-10 जजमेंट है उस टाइम की, 81, 80, 79, 3 साल में लैंडमार्क जजमेंट दी है, वो सुनील बत्रा की पिटीशन के ऊपर ही दी है। ओके। तो कहते हैं कि असली जो जेल रिफॉर्म जो है, जो सुनील बत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, असली जेल रिफॉर्म का जो है पीरियड तब से शुरू हुआ है। उससे पहले क्या होता था कि अगर कोई आदमी जेल में आ गया और अगर कोर्ट में कुछ वो एप्लीकेशन लगाता था, तो उस टाइम पे ये कहा जाता था कि जो बंदा जेल में है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है जेल सुप्रीम या जेल अथॉरिटी करेंगी। पर 79, 80, 81 जो सुनील बत्रा की जजमेंट हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस कृष्णा अय्यर की जजमेंट है कि जो आदमी भी जेल में जाता है उसके सारे फंडामेंटल राइट जो है सुरक्षित रहते हैं, और अपने फंडामेंटल राइट्स को वो चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। उनकी जजमेंट के बाद से ये पिटीशनें वगैरह जो जेल स्टाफ के ऊपर या और चीज़ों पे लगती हैं, उसके बाद से शुरू हुई। तो अगर देखा जाए तो जेल रिफॉर्म्स शुरू ही 79, 80 और 81 के दौर में शुरू हुआ है। कैदियों का जो जिक्र हो रहा है बार बार कि जो कैदी भाग जाता है, तो वो क्या कैदी वापस जेल में खुद ही से आ सकता है? हाँ, अगर भाग गया तो उसके बाद वो वापस आ सकता है। मैं आपको किस्सा बताता हूँ इसका। हाँ। जैसे चार्ल्स सोबराज के केस में जब एस्केप हुआ तो 13 लोग भागे थे, उसमें 4 या 5 तो थे जो कि हार्डन प्रिजनर थे, हैबिचुअल प्रिजनर थे। 4-5 प्रिजनर ऐसे थे जो सेवादार थे। उसने जो ड्योढ़ी जहाँ से वो भागा था वहाँ पे वो सफाई वगैरह करते थे, चाय वगैरह पानी वगैरह पिलाते थे स्टाफ को। तो उन्होंने भी जब बर्फ़ी वगैरह खाई तो वो भी नशा आ गया, तो उन्होंने जब देखा कि नशे में आ गए वो, तो उन्होंने जब देखा कि जेल का गेट खुला पड़ा है तो वो भी भाग गए। जब उन्होंने देखा ये भाग रहे हैं, 8-10 लोग भाग रहे हैं, तो वो भी साथ भाग गए। तो शाम को या रात को आप कह लें, जब बड़ी बड़ी न्यूज़ आनी शुरू हो गई टीवी के ऊपर कि ऐसे ऐसे ये 13 लोग जो है जेल से भाग गए हैं, मेरे ख्याल 13 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो जब आया कि 13 लोग जेल से भाग गए हैं, तो वो भाग के जब उनको होश खुला, उनका अरे यार ये तो हमारा नाम टीवी में आ रहा है। उनको जब पता, उनके घर वालों ने कहा अबे तुम जेल से भाग के आए हो, तुम्हारा नाम उसमें आ रहा है। तो उनकी तब एकदम होश में आए, उनको लगा यार ये तो बड़ा गलत काम कर दिया है। फिर वो जो है वो वापस शाम को ही जो है सरेंडर करने के लिए जेल पे आ गए थे। अच्छा, ये पूरा वो तो था। हाँ, तो जेल पे भी सरेंडर कर सकते हैं, पर क्योंकि वो जेल पे आए तो हमने कहा पुलिस ऑलरेडी उनको सबको ढूंढ रही थी, तो हमने पकड़ के उनको पुलिस वालों को दे दिया जनकपुरी थाने में कि आप इनको जो है ये ऐसे ऐसे सरेंडर करने हैं, तो आप इनको सरेंडर कर दो। तो एक अच्छी बात होगी कि रात को टीवी में आना शुरू कर दिया, 13 लोग भागे, 4 लोग पकड़े गए। अफजल गुरु पर इसमें एक चैप्टर है, तो उसमें उससे जुड़ा मैं कुछ चीज़ें पढ़ा था कि आखिरी इच्छा क्या थी अफजल गुरु की। देखिए किसी की भी ना आखिरी इच्छा नहीं होती। हाँ, क्योंकि इस चीज़ को भी लेके आखिरी इच्छा पूछी नहीं जाती। हाँ। जो भी जिसकी भी डेथ सेंटेंस होती है, आखिरी इच्छा का मतलब ये होता है कि अगर उसकी कोई विल है,
कोई प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है कोई, तो वो किसको देना चाहता है, तो वो उसके लिए एक मैजिस्ट्रेट आता है, एसडीएम आता है, वो उसकी विल रिकॉर्ड कर लेता है। कोई आखिरी इच्छा ये नहीं होती हाँ। पूरी करनी है, क्योंकि जब एक आदमी को पता है कि वो जा रहा है, मरने जा रहा है, तो खाने का तो किसी का दिल नहीं करेगा। लोग कहते हैं ना उसने ये खाया वो खाया, ऐसा कुछ नहीं होता। पर अफजल गुरु का जो मैंने अपनी किताब में लिखा है, हम बैठे थे, सुबह का टाइम था, 6-1 बजे होंगे, तो जैसे हम बात करते हैं बिल्कुल हमारा जैसे होता है, वो हमारे सामने बैठा था, हम उसके सामने थे। अफजल सुबह सुबह जो है पहले जैसे चाय देते हैं, तो इनको चाय दी, इन्होंने चाय पी, तो उसके बाद जो एक हमारा प्रोसीजर होता है, तो हमने उनको कहा कि अब आप फांसी के लिए चले। तो वो एक ऐसा करैक्टर था जो मैंने देखा कि कई लोग होते हैं फांसी से रंग पीला हो जाता है या फांसी से पहले ही अर्धमरे हो जाते हैं, पर वो बंदा कहने का नहीं, मैं आपके साथ ना बात करना चाहता हूँ। तो हमने कहा यार बात करने का टाइम नहीं है। फिर उसने ना गाना गाना शुरू कर दिया, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। ये बहुत पुराना गाना है, संजीव कुमार की फिल्म थी, बहुत फिल्म चली थी, ये गाना भी बड़ा मशहूर, बादल फिल्म का। बादल फिल्म का। तो उसमें उसने गाना शुरू कर दिया, हम भी उसके साथ गा रहे ये गाना। तो उसमें फिर उसने जब गाना गाया तो कहने लगा 1 कप चाय और मिल जाएगा, पर तब तक चाय वाला जा चुका था। ये सब फांसी से पहले वो उसी दौरान हाँ, तो जा चुका था। तो वो फिर इसको आप इच्छा कहें, ये तो उसकी इच्छा नहीं थी। तो जो उसकी थी, जो उसके मैजिस्ट्रेट साहब भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने उसका रिकॉर्ड कर लिया जो भी उसका था। तो फिर वो जब फांसी पे जाने लगा तो वो मुझे कहने लगा कि, क्योंकि मैं बहुत कम जेल में जाता था, पर हेडक्वार्टर की तरफ से मुझे वहाँ डिप्लॉय किया गया था कि आपने वहाँ जाना है देखने के लिए। बीइंग लॉ ऑफिसर भी हर एक चीज़ जो हो रही है कानून के हिसाब से हो रही है। तो मैं गया वहाँ पे, तो मुझे कहने लगा कि आपकी आंखों में ना मुझे बहुत कंपैशन नज़र आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि फांसी में दर्द ना हो। मैंने कहा नहीं, दर्द नहीं होगा, कोई नहीं। फिर कहते, फिर एक और उसने कहा कि मैं जब फांसी के तख्ते की तरफ ले जाओगे, और जब फांसी पे मुझे चढ़ाओगे, मैं ना आपकी आंखों में देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि तब तो आदमी को चला के ले जाते हैं फांसी के फंदे तक। तो उसको फंदे तक चला के ले गए, तो वहाँ फिर वो खड़ा हुआ, तो मेरी आंखों में देखता रहा। तो उसको शायद मैंने कहा कुछ स्ट्रेंथ मिल रही है या कुछ वो देख रहा है, कह रहा है कि कंपैशन नज़र आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जो है सिर के ऊपर काला कपड़ा रख देते हैं, मुंह के ऊपर, तो फांसी दे देते हैं। फिर उसको फांसी दे दी गई। अच्छा, वजह क्या रहती है, मतलब काले कपड़े क्यों, मतलब फेस पे ऐसा? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप फांसी देते हो तो गर्दन पे इतना प्रेशर पड़ता है, कई बार आंखें बाहर निकल आती हैं, जीभ बाहर निकल आती है। ये हर एक आदमी पूरा कपड़ा ही ब्लैक होता है? नहीं, हाँ, पूरे कपड़े ब्लैक होते हैं, पजामा ब्लैक होता है, ऊपर कमीज ब्लैक होती है, और काला कपड़ा एक पूरा एक झोला सा होता है जो डाल देते हैं, तो उससे ताकि उसकी शक्ल वगैरह जो है एकदम वो ना हो। अच्छा, सुबह ही क्यों फांसी दी जाती है, ऐसा कुछ है? क्योंकि ऐसा है, रूल ये कहते हैं कि आप जेल का जो नॉर्मल काम काज है, जब फांसी हो जाएगी उसके बाद ही शुरू करोगे। अच्छा, इसलिए क्योंकि फांसी के होने में कई सारे सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन होते हैं कि आपके ऊपर एक्सटर्नल अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सुबह के टाइम पे फांसी दी जाती है, क्योंकि ऐसी चीज़ों की पॉसिबिलिटी कम होती है। चलो इससे इतर बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव जेल आते हैं विजिट, तो उसमें रोक दिया जाता है, क्यों? देखिए क्या होता है कि जेल के अंदर आप अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ नहीं जा सकते। अच्छा। उसके पीछे रीज़न होता है कि आपके सिक्योरिटी गार्ड है, उनके पास बंदूकें वगैरह होंगी, असला होगा, और भी एम्यूनिशन होगा आपके पास। तो हमें ये डर होता है कि प्रिजनर तो ड्यूटी में होते ही हैं, कोई प्रिजनर वो खींच के कोई अपना एस्केप ना कर ले, या इनको ना मार दे, या कुछ तरीके से भी वो उसका मिसयूज हो सकता है। तो जब ये आए थे तो हमने इनको कहा कि आपके सिक्योरिटी पर्सनल को जेल में नहीं जाने देंगे, क्योंकि एक प्रिजनर को मिलने आए थे ये। तो मैंने जब इनको कहा, मैंने कहा कि आप जेल में जो है सिक्योरिटी पर्सनल को साथ नहीं ले जा सकते, तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप अकेले अंदर जाओ, हम आपको कुर्सी पे बिठा के आराम से मुलाकात करवा देंगे। दूसरी ऑप्शन है कि आप हमारा जो मुलाकात का एरिया है, मुलाकात जंगला कहते हैं, उसमें आप आ जाएं,
एक तरफ प्रिजनर बैठ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा, उसमें आपके सिक्योरिटी वाले भी साथ जा सकते हैं क्योंकि वो जेल से बाहर होता है। बिल्कुल। तो ही वॉज सो नाइस। उन्होंने कहा ठीक है, ये चीज़ मुझे मंजूर है। फिर वो मुलाकात जंगले में आ गए, तो उनको हमने कुर्सी वगैरह दे दी, वो बैठ गए और साथ सिक्योरिटी वाले भी उनके खड़े हो गए। बीच में आयरन ग्रिल थी, जाली थी लोहे की, दूसरी तरफ प्रिजनर बैठा रहा, आपस में बात करते रहे। जो प्रिजनर था उसने बड़ी कोशिश की उनको भड़काने की, देखो सर जब आपको जो है ये ऐसे खड़ा करके कर रहे हैं पर वो मुलायम सिंह जी इस बात को समझ गए थे कि मेरे अपने इंटरेस्ट में है कि अगर सिक्योरिटी वाले मेरे साथ अंदर नहीं जाएंगे तो रूल्स का वायलेशन होगा और मेरी अपनी जान को खतरा है। तो उन्होंने इस चीज़ का बुरा नहीं माना। अच्छा, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी क्योंकि इसमें एक जगह जिक्र आया है कि कैदी बैठकर सो जाते थे, बैठे बैठे ही। नहीं, एक्चुअली ये तो कुछ बढ़ा चढ़ा के ही कहते हैं। हाँ। बाकी क्या होता है कि जेल एक ऐसी जगह पे है, जेल एक ऐसी जगह होती, ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लोग परेशान होते हैं। जेल का नाम ही परेशानी की दूसरी वो है। तो खासकर जो अंडर ट्रायल्स होते हैं उनको रोज़ बेल की इंतज़ार होती है कि बेल उनको कि कब बेल हो जाए, वो उसी बेल के इंतज़ार में रहते हैं। तो कई अंडर ट्रायल इस चिंता से रात को घूमते रहते हैं, सोते नहीं हैं ताकि उनको चिंता होती है अपने घर वालों की, घर गृहस्थी की चिंता होती है। कुछ होते हैं पूरी रात जागते रहते हैं, उनको ये होता है कि अगले दिन अगर कोर्ट का केस है तो उसमें क्या प्रोसीडिंग होंगी, क्या क्या क्वेश्चन पूछने विटनेस से, मतलब सब चीज़ें होती हैं। कई लोग नहीं सोते हैं उसमें, तो ये नहीं कि स्पेस की वजह से नहीं सोते। अच्छा, खासकर तिहाड़ में तो ऐसी वो नहीं है कि स्पेस की वजह, क्योंकि क्या होता है जब आपके पास स्पेस कम होता है तो आप लोग जितना ओपन स्पेस है, बालकनीज वगैरह दूसरी जो होती है, आप ओपन स्पेस को यूज़ कर लेते हो कैदियों को रात को सुलाने के लिए। तो वैसे तो है जो दिल्ली में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम हमेशा रही है। उस टाइम पे मुझे याद है कि हमारी जो प्रिजनर रखने की क्षमता होती थी कोई 6-7 हज़ार होती थी और होते थे 15,000 16,000 ऐसे होते थे। और कई जेलों में तो 3 गुना 4 गुना तक ओवर क्राउडिंग होती थी। ओवर क्राउडिंग दिल्ली में हमेशा रही है और रहेगी, क्योंकि कोई हमारी एडवांस प्लानिंग नहीं होती है कि हम जेलें और बना लें। देखें क्या होता है, जो नेता लोग होते हैं ये हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे तो इनको वोट मिलते हैं। अगर आप जेल बना रहे हो तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए जेलें जो है हमें हर एक स्टेट का जो है लास्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट होता है। जो जेल मंत्री भी ऐसे बंदे को बनाएंगे कि जो बंदा मतलब कोई और ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं होगा उसको जेल मंत्री बनाएंगे। तो उसका नतीजा ये होता है कि आप जाएंगे तो जेलों में ओवर क्राउडिंग होती है। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स जो है इतनी एक्टिव हैं कि जो अनवांटेड जो प्रिजनर हैं, छोटे केसों में हैं या 7 साल तक की उनको जिनको सज़ा हो सकती है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पे बहुत हज़ारों प्रिजनर्स को उन्होंने छोड़ा है। हमने तिहाड़ से भी बहुतों को छोड़ा है। हाँ। तो जेल इसी वजह से क्राउडेड होती है। दिल्ली की मैं जेलों का बता रहा हूँ, खासकर इसी वजह से क्राउडेड होती है कि हमारी एडवांस प्लानिंग नहीं होती। अगर प्लानिंग होती भी तो ज़मीन नहीं मिलती। दिल्ली में तो आपको पता है कितना स्पेस क्रंच है। आपने कोर्ट का जिक्र किया था, तो इसमें 1-2 मिथ है जो मैं चाहूँगा मतलब आप क्लियर करें कि जब जज कोई जब डेथ के रिलेटेड फांसी की सज़ा सुनाता है तो अपनी जो कलम होती है उसकी नोक तोड़ देता है, ऐसा कुछ है? देखिए आजकल तो जो है ऐसा, क्योंकि सिक्के वाले पेन होते हैं पहले जब मूवीज में जिस हाँ, तरह, नहीं, पहले ये था, मिथ नहीं है ये, सच्चाई होती थी। अच्छा। कि वो निब को तोड़ देते थे। उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये होता था कि ये इतना भगवान इतना गलत काम जो है फांसी देना, तो इससे ज़्यादा वो भगवान की कोर्ट में इससे ज़्यादा गंदे आर्डर क्या होंगे कि भगवान ऐसे आर्डर जो और किसी के लिए ना करवाए, इसलिए वो निब तोड़ देते थे। और जो जल्लाद लोग फांसी देते हैं उनको मतलब पहले कितने रुपए मिल जाते थे एक फांसी के लिए, या सैलरी बेसिस पे पूरे मंथली रहते थे, या सिर्फ फांसी के लिए ही उन्हें बुलाया जाता सिर्फ? देखो उस टाइम पे तो जितने जल्लाद होते थे ये लोग एम्प्लॉई होते थे जेल के। अच्छा। जैसे एक फ़कीर है वो फरीदकोट जेल का एम्प्लॉई था। हाँ। एक कल्लू होता था वो मेरठ जेल का एम्प्लॉई होता था। तो जब यहाँ पे आते थे तो उनको अलाउंस मिलता था, एक दिन का पर डे का अलाउंस होता है। मुझे याद है 50 रुपये मिलते थे। 50 रुपये रोज़ के मिलते थे। और फांसी के भी हमने 100-150 रुपये ऐसे ही दिए थे।
अच्छा। ज़्यादातर फांसी हमारे यहाँ जो है कल्लू और फकीरा ने ही की है। शराब पी कर, क्योंकि कहा जाता है कि फांसी देने से पहले नेचुरली शराब पीते। काम नहीं ऐसा नहीं होता, पर हाँ रात को अगर पी भी लेते थे तो हम शराब की बोतल वगैरह साथ देते थे उनको, अच्छा, क्योंकि इतना वजह क्या है इसकी? वजह यही है कि देखें किसी का आप जान ले रहे हो, हम्म, तो हालांकि आजकल तो ये रूटीन है, आप किसी को भी आप कह दो वो जान मतलब फांसी लगाना जो है कोई इतना टिपिकल काम जरूर है, पर कोई भी हमारे यहाँ जब जलाद नहीं होता है तो हमारे स्टाफ वाले ही उसको कर देते हैं। अच्छा, पर जो जलाद जब अवेलेबल होते थे, जैसे मैंने कल्लू फकीरा का कहा है, हाँ, तो ये एक गंदा तो काम है ही कि मतलब आपकी पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं, तो वो जनरली शराब पी के ही मतलब उस टाइम पे एक रिवाज था कि शराब पीना, तो शराब पी लेते थे वो। अच्छा, पर वो ये नहीं कि शराब से उनका कोई जो ये काम करते थे वो डिस्टर्ब होता था, ऐसा नहीं होता था। मतलब बेशक रात को पी लें कुछ कर लें, पर सवेरे जब आते थे बिल्कुल अपना ठीक ठाक अवस्था में होते। बिल्कुल सर, आपने हमसे बात की, समय हो चुका है काफ़ी। आप लोग भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो सर ने बताई, इसके अलावा आप भी ये किताब पढ़ सकते हैं। ब्लैक वारंट किताब का नाम है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ख़रीद के पढ़ सकते हैं। बहुत सारे किस्से हैं, हालांकि ज़्यादातर किस्से हमने इस वीडियो में कवर भी कर लिए हैं। इसलिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप जागरण से जुड़े रहें। शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।